बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन्स जो है ये मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है सेल का। जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इसके अलावा नाइट्रोजन जो है वो प्रेजेंट होता है। लेकिन कुछ जो होती हैं उनके अंदर फास्फोरस और सल्फ़र जो है वो भी प्रेजेंट होता है। और फ्यू प्रोटीन्स हैं, यानी काफ़ी कम होती हैं कि जिनके अंदर आयरन और आयोडीन और इसके अलावा मैग्नीशियम जो है उसके मॉलिक्यूल में वो भी प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, स्ट्रक्चर जो है हम जिसकी बात करें तो केमिकली प्रोटीन्स जो हैं उनको हम डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं कि ये क्या होते हैं। प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स और पॉलीपेप्टाइड चेन्स। पॉलीमर होता है कि जो सेम रिपीटिंग यूनिट से मिलके बना हो ना, तो उसको हम पॉलीमर कह देते हैं। यानी कि प्रोटीन जो होती है असल में उसमें वो किसके पॉलीमर्स हैं, अमीनो एसिड्स के। तो अमीनो एसिड्स क्या होते हैं कि वो मिलके जो है वो एक पॉलीमर चेन, जिसको हम पेप्टाइड चेन जो है वो कह देते हैं, तो ये उसके पॉलीमर्स होते हैं। प्रोटीन जो है उसमें क्या है कि एक ही हो सकता है कि एक ही सिंगल जो है पॉलीपेप्टाइड प्रेजेंट हो, या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड्स भी प्रेजेंट हो सकती हैं। अब अमीनो एसिड्स जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन्स के। बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है कि जिससे कोई चीज़ बनती है। तो जैसे हमारी बॉडी की अगर बिल्डिंग ब्लॉक देखें तो वो सेल है, लेकिन प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, वो अमीनो एसिड्स हैं कि जिनसे वो मिलके बनेगी। अब बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, लेकिन 20 जो हैं कॉमनली जो प्रोटीन्स के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं। अब जो है वो इसके अंदर जो हम देखें कि ये आपका स्ट्रक्चर देख सकते हैं अमीनो एसिड का। तो जब हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जो है वो आपका प्रेजेंट क्या होता है कि आपकी जो है ये कार्बन आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखें, ये देखें। और एक और बात है कि जितने भी अमीनो एसिड्स हैं ना उनका स्ट्रक्चर जो है वो सेम है, सिवाय आर ग्रुप जो है वो डिफरेंट होगा, बाकी सारे सेम होते हैं। तो अब उसको हम अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। अल्फ़ा कार्बन हर एक जो है ना यानी अमीनो एसिड उसके अंदर क्या होता है कि वो एक अल्फ़ा कार्बन होती है। और एक और बात मैं रिपीट कर रही हूँ कि जितने भी अमीनो एसिड्स हैं उनका जो प्लान जो है वो दे आर बिल्ट ऑन कॉमन प्लान, एक ही प्लान होता है। अब वो प्लान क्या होता है उसको डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहली बात कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनमें कार्बन होती है जिसको हम अल्फ़ा कार्बन, तो ये जो आप कार्बन देख रहे हैं ये क्या है, ये अल्फ़ा कार्बन है। अब इसके साथ क्या क्या अटैच्ड होगा, लाजमी जो चीज़ें हमेशा होंगी, एक तो हाइड्रोजन अटैच होगा यहाँ पर। तो ये बात याद रखें कि आपने जब आपने अब अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाना है ना, आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर कार्बन लिखना है, उसके बाद यहाँ पर क्या अटैच कर देंगे, हाइड्रोजन एटम अटैच कर देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, अमीनो ग्रुप अटैच करना है। तो ये देखें यहाँ पर ये अमीनो ग्रुप NH2, ये वाला अमीनो ग्रुप अटैच कर दें जिसे आप NH2 कहते हैं। तो इसके बाद दूसरी चीज़ हो गई है। और तीसरी चीज़ क्या है, ये देखें, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है COOH। जो ओल्ड एडिशन मेरे पास है, इतना ओल्ड तो नहीं है वैसे, उसमें OOH लिखा हुआ है, तो ये आप करेक्शन कर लें, COOH। मे बी के न्यू प्रिंट में वो ठीक हो। तो इसके अलावा इसमें क्या चीज़ है कि ये यहाँ एक इसके साथ एक आर ग्रुप है। आर ग्रुप जो है अब ये वेरिएबल होता है। अब जो है, और ये जो आर ग्रुप है ये असल में क्या होगा कि जितने भी हम 20 हम बात कर रहे थे बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स हैं, उनके अंदर ये क्या होता है, ये डिफरेंट होता है। और जो इंडिविजुअल केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होंगी ना अब अमीनो एसिड की, वो किसकी वजह से होंगी, वो आर की, क्योंकि बाकी तो इनमें से कुछ ही नहीं होना। जब आपने अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है, आपने क्या करना है, यहाँ C लगाना है, यहाँ H लगा देना है, यहाँ NH2 लगा देना है, और यहाँ पर COOH लगा देना है। तो जो चीज़ वेरी करेगी वो क्या है, वो ये आर ग्रुप है। आर ग्रुप जो होता है ये क्या होता है कि ये सब में वेरी करता है। अब जो है वो हम ज़रा थोड़ी मज़ीद डिटेल्स के ऊपर चले जाएं। तो प्रोटीन्स जो हैं इसके अंदर जो है कि हमने तो अभी तो बात की ना कि अमीनो एसिड्स की सिर्फ बात की, लेकिन जो अमीनो एसिड्स हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं, तो वो डाईपेप्टाइड्स बनाते हैं, ट्राईपेप्टाइड्स बनाते हैं। इसके अलावा जब बहुत सारे ज्वाइन हो जाएंगे तो पॉलीपेप्टाइड भी बन जाएगी। तो डाईपेप्टाइड और जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं वो बनते कैसे हैं कि जो अमीनो एसिड जो हैं वो कॉन्डेंसेशन उनमें होती है,
और वो कहाँ पर होती है, राइबोसोम्स के ऊपर होती है। आपको पता है कि सबसे पहले क्या होता है, आपने प्रोटीन सिंथेसिस का स्टेप्स पढ़े हुए ना, कि सबसे पहले क्या होता है कि जो डीएनए में इंस्ट्रक्शंस हैं, सारी डीएनए की इंस्ट्रक्शंस एनकोड किस में होंगी, मैसेंजर आरएनए में। अब वो जो मैसेंजर आरएनए है उसके पास इंस्ट्रक्शंस है किसकी, डीएनए की। अब जो मैसेंजर आरएनए है उसके मुताबिक क्या होता है कि जब वो राइबोसोम के ऊपर जाता है तो वहाँ पर जो अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो उसके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो मैसेंजर आरएनए में प्रेजेंट होता है उसके मुताबिक उसके साथ अमीनो एसिड्स आके अटैच होना शुरू हो जाते हैं। और जिस प्रोसेस से अटैच होते हैं वो कंडेंसेशन है। और इस पूरे प्रोसेस को कि जिसके अंदर अमीनो एसिड्स एक दूसरे के साथ अटैच होकर प्रोटीन बना देते हैं उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। कि प्रोसेस ट्रांसलेशन का होगा। अब इस प्रोसेस की वजह से क्या होगा कि अमीनो एसिड जो होता है जब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होगा, ज़रा यहाँ से देखते हैं। ये देखें, ये सबसे पहली बात, ये अमीनो एसिड है ग्लाइसिन और ये है एलानिन। अब मैंने कहा था कि बाकी जब आपने अमीनो एसिड को ड्रॉ करना है तो आपने क्या करना है, यहाँ सी के साथ क्या लिखेंगे, यहाँ H लिखेंगे, यहाँ NH2 लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे COOH। जो चीज़ डिफ़र करती है वो क्या है, R ग्रुप। इस केस में R ग्रुप क्या है, हाइड्रोजन। तो यहाँ ग्लाइसिन के साथ याद रख लें कि ग्लाइसिन के साथ जो है आपका हाइड्रोजन अटैच होता है R ग्रुप की जगह पे। इसी तरह से जो है आपका यहाँ पर जो है एलानिन है, ये दूसरा अमीनो एसिड है। अब इसके अंदर क्या होता है कि एलानिन जो है इसके अंदर जो बाकी तो सारे तीनों सेम है, जो R ग्रुप है इसके अंदर वो क्या है CH3। एलानिन में R ग्रुप क्या है CH3। तो ये याद रखें, आपने एलानिन लानी है, बाकी सारा कुछ वही, लेकिन चेंज क्या होगा CH3। ठीक है। अब ये दोनों जब राइबोसोम के ऊपर जाएंगे तो ये कंडेंसेशन जिस वक्त होती है तो उस वक्त क्या होता है कि जो कार्बोक्सिल ग्रुप जो है ना इसका OH और जो है अमीनो ग्रुप जो है उसमें से H ये रिमूव होते हैं। और जब ये दोनों रिमूव होंगे तो क्या होगा, वाटर। ये देखें, ये वाटर रिलीज़ होता हुआ हमने दिखा दिया। इसमें से क्या होगा कि वाटर रिलीज़ हो जाएगा। तो अब ये जब ये रिलीज़ हो जाता है वाटर, तो अब क्या होगा कि इसके दरमियान में ये देखें ज़रा, यहाँ से हुआ ना रिलीज़, ये कार्बन है और ये क्या है, नाइट्रोजन। ये कार्बन और नाइट्रोजन जो है इन दोनों के दरमियान में एक बॉन्ड बन जाता है और इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। तो आप अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देखें, ये यहाँ क्या हुआ, ये क्या था हमारा, ग्लाइसिन थी ना, ठीक है। और ये C किसका है, ये देखें, ये ग्लाइसिन के, ये कार्बोक्सिल ग्रुप का ये C है, ये वाला, ठीक है। और इनके दरमियान में यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड बनना है। तो आप ये देखें कि यहाँ ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गई, सिंगल बॉन्ड है, ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। और इसके साथ अटैच क्या था, ये इसी C को देखें, इसके साथ क्या है, ये C डबल बॉन्ड O है ना। तो और इसके साथ क्या रह गया, इसके साथ H रह गया। तो जिस वक्त कंडेंसेशन होती है या कोई भी जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे मिलते हैं तो अपने आप को इस तरह से ओरिएंट करते हैं कि वो एक स्टेबल पोजीशन में आ जाएं। तो इसी तरह से क्या होगा कि जो ये इसमें जो है ना C डबल बॉन्ड O जो है ये सीधा हो जाएगा यहाँ से यूँ, और जो ये H है जो N, ये तो निकल गया ना, ये वाला H तो है ना, N के साथ अब एक H रह गया। तो ये क्या होगा कि वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो अपने ओरिएंटेशन अपने आप को इस ओरिएंट करेगा कि स्टेबल एक जो है कॉन्फ़िगरेशन इनकी मिल जाए इनको। तो ये देखें कि ये इस तरह से ये स्ट्रक्चर फिर आपका हो जाएगा, कोई भी चेंज नहीं हुआ। हमने उसी तरह ग्लाइसिन और एलानिन को लिखा था, इसी को देखते हुए आपने क्या करना है, इनमें बॉन्ड बनाना है। ये वाटर रिमूव कर दिया आपने, इसको सीधा कर दिया और इसको ये जो एज था इसको यहाँ पर ले आए, बस ये। और बाकी सारा वही स्ट्रक्चर है, कोई भी इसमें चेंज नहीं है। तो इस तरह से इसे जो अब ये स्ट्रक्चर बना है इसको हम कहते हैं डाईपेप्टाइड, और इसका नाम क्या हो गया, ग्लाइसाइल एलानिन। ग्लाइसाइल एलानिन कैसे, ये दोनों का नाम पे, ग्लाइसिन और एलानिन जब मिलेंगे तो ग्लाइसाइल एलानिन बन जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो क्या होगा कि डाईपेप्टाइड जो है इसके अगर आप देखें तो इसके 2 एंड्स हैं। कौन सा, ये देखें, ये एक एन, ये देखो यहाँ पर, ये जहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, यानी कि अमीनो आप इसको एंड कह सकते हैं और इसको एन टर्मिनल कहते हैं। यानी कि ये कौन सा होगा आपका, अमीनो और एन टर्मिनल एंड, 2 एंड्स है ना। और दूसरा एंड कौन सा है, ये देखें, ये वाला, ये इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और C टर्मिनल एंड जो है ये होगा आपका। अब न्यू अमीनो एसिड जो है वो इस चेन में जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ C टर्मिनल जो है इसका
यहाँ पर आके अटैच हो सकता है। जब यहाँ अटैच होगा तो वही काम होगा जो हमने यहाँ कहा था। तो यहाँ पर भी OH में से OH, यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड जो है यहाँ से OH रिमूव होगा, जो नया थर्ड वाला आएगा उसमें से हाइड्रोजन रिमूव होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, और क्या होगा कि अब आपका जो क्या बन जाएगा, ट्राईपेप्टाइड, यानी कि 3 अमीनो एसिड जो है वो क्या होंगे, वो ज्वाइन हो जाएंगे और एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। तो इसी तरह से क्या होता है कि अमीनो एसिड्स जो हैं वो आके अटैच होते रहते हैं और आपकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। अब इसके बाद जो है वो हमने जो डिस्कस करना है वो क्या, स्ट्रक्चरल कॉन्फॉर्मेशन इन प्रोटीन्स, कि उनमें स्ट्रक्चरल कॉन्फॉर्मेशन होती है कि पर्टिकुलर फॉर्म, शेप या स्ट्रक्चर जो होती है उसको हम कॉन्फॉर्मेशन कहते हैं। वो कौन कौन सी है इसके अंदर, वो हम ज़रा डिटेल में उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अब इसके अंदर जो है कॉन्फॉर्मेशंस के अंदर अगर आपकी लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसमें स्पेसिफिक सीक्वेंस और नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स होगा, उसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये देखें, ये दिस वन, ये प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर क्या होता है, प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर क्या है, आप ये देख भी सकते हैं, लीनियर पॉलीपेप्टाइड है और इसके अंदर क्या होता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस और नंबर ऑफ अमीनो एसिड, यानी दोनों लिहाज से स्पेसिफिक है। इसमें अमीनो एसिड के सीक्वेंस के लिहाज से भी, यानी किसके बाद कौन सा अमीनो एसिड आएगा ये स्पेसिफिक है इसमें, और दूसरी चीज़ क्या स्पेसिफिक है इसमें, नंबर ऑफ अमीनो एसिड, यानी कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी उसमें कितने अमीनो एसिड जो है वो ज्वाइन करेंगे। तो इसको हम क्या कह देते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर इसका कह देते हैं। अब ये जितनी भी प्रोटीन्स होती है ना, जिस वक्त वो उनकी सिंथेसिस राइबोसोम की सरफेस के ऊपर होती है, तो उन सब में जो है ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो जब वो सिंथेसिस हो जाएगी उसके बाद क्या होगा, ये सिंथेसिस होगी ना, बन गया, तो ये चेन ऑफ अमीनो एसिड्स आपको एक मिल गई है। तो अब उसके बाद क्या होगा, जब सिंथेसिस हो जाती है ना, तो फिर अब जो है वो चेंज हो जाता है दूसरी जो स्ट्रक्चरल कॉन्फॉर्मेशंस हैं उनमें। और इसमें क्या हो सकता है कि आप ये जैसे ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये अल्फ़ा हीलिक्स है, ठीक है। तो अल्फ़ा हीलिक्स हो सकती है। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं ये प्लीटेड शीट है, इसको बीटा प्लीटेड शीट भी कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं और ये इस्टेब्लिश किसकी वजह से होते हैं कि इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो ये अब ये भी याद रखना है कि अगर कोई कॉन्फर्मेशन आ रही है उसके पीछे क्या चीज़ है जो उसको कॉन्फर्मेशन की बायस बन रही है। तो जो अपोजिट चार्ज बेयरिंग ग्रुप्स होते हैं ना डिफरेंट अमीनो एसिड्स के दरमियान में, उनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो उससे क्या होगा कि ये जो आपके स्ट्रक्चर्स बनते हैं इनको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स कह देते हैं। और इसमें याद रखें कि कुछ प्रोटीन्स में लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन किस में चेंज होती है, अल्फ़ा हीलिक्स। और अल्फ़ा हीलिक्स जो है अब वो क्या होगा कि अब ये अल्फ़ा हीलिक्स जो है अब ये इसी फॉर्म में ज़रूरी नहीं रहेगी, ये क्या करेगी, ये देख सकते हैं आप, ये देखेंगे अल्फ़ा हीलिक्स जो है वो आप इसमें देखें तो ये क्या करती है कि ये भी मज़ीद जो होते हैं कि दोबारा से बार बार फोल्ड होके जो है वो क्या बनाती है कि ग्लोबुलर शेप स्ट्रक्चर बना देती है। और अब जो बॉन्ड्स यहाँ पर जो प्रेजेंट होंगे वो कौन से हैं, वो है आयोनिक बॉन्ड्स और डाइसल्फाइड ब्रिजेस। ये नाम याद रखें कि अल्फ़ा आयोनिक बॉन्ड्स और दूसरी क्या चीज़ होती है, डाइसल्फाइड ब्रिजेस। ये एक ग्लोबुलर शेप जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो बना देते हैं। और अब जो होगा क्या कि इस स्ट्रक्चर को जो कि बनेगा हम इसको क्या कह देते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर कह देते हैं। तो कुछ प्रोटीन जो होती हैं वो वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी होती हैं। तो एक ग्लोब्यूल बना है ना, तो ये आप देख सकते हैं एक ग्लोब्यूल ये है और एक ग्लोब्यूल ये प्रेजेंट है। तो उसमें क्या होगा कि जिस वक्त आपके एक से ज़्यादा ग्लोब्यूल्स हों, ये दो, इसमें तो आपको 2 नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें 4 होते हैं। तो वो भी एक दूसरे के साथ जो है वो क्या होते हैं, अटैच होते हैं। अब जो चीज़ इनको अटैच करेगी ना आपस में, वो क्या है, वो है हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस। उन्हें क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। तो आपने देखा कन्फर्मेशन किस किस तरह से हुई, प्राइमरी स्ट्रक्चर सबसे पहले हमने देखा, उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बाद हमने टर्शियरी स्ट्रक्चर देखा, वो किससे बना था, आयनिक बॉन्ड्स और डाइसल्फाइड ब्रिजेस। और उसके बाद क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर जो है वो उसमें क्या होती हैं, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद जो है वो आ जाती है, नेक्स्ट है हमारी सिग्निफिकेंस ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस। अब जो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स है ना, पॉलीपेप्टाइड चेन जो बनी है आपकी, वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर का प्रोटीन के। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये रिस्पॉन्सिबल है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ प्रोटीन के लिए, यानी कि
अगर क्या होगा, और ये डिटर्मिन इसको किस चीज़ ने किया है, इसको डिटर्मिन जो करता है ना, जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होता है ना डीएनए में, उसने इसको डिटर्मिन करना है। लेकिन अगर क्या हो जाता है, अगर सिर्फ पॉइंट म्यूटेशन हो जाती है, पॉइंट म्यूटेशन क्या होती है कि पॉइंट म्यूटेशन ये होती है कि अगर आपका कोई एक या चंद एक न्यूक्लियोटाइड्स जो है डीएनए में वो चेंज हो जाएं, तो क्या होगा, उसको हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। अब जो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड जो होता है पर्टिकुलर प्रोटीन में यानी पॉलीपेप्टाइड चेन में, वो क्या होता है कि वो डिस्टर्ब हो सकता है, और जिसकी वजह से क्या होगा कि सीवियर डिफेक्ट्स बॉडी में आ जाते हैं। और इसकी एग्जांपल जो है सिकल सेल एनीमिया है, जो कि हेरिडिटरी डिजीज़ है। अब नॉर्मल जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, वो डिस्क शेप्ड होते हैं और बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे डोनट्स हैं विदाउट होल्स। ये आप देख सकते हैं, ये देखें, ये नॉर्मल आपके जो है आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, और ये डोनर्स की तरह आपको लग रहे होंगे, लेकिन डोनर के दरमियान में होल होता है ना, देखिए इसके बिल्कुल दरमियान से पतले पतले से, लेकिन दरमियान में होल नहीं होता, तो ये बिल्कुल डोनर जैसे लगते हैं। तो ये आपके नॉर्मल हीमोग्लोबिन सेल्स हैं, और इसको हम HbA भी कहते हैं। तो अब ये जो आपके जो नॉर्मल हैं वो कैसे होते हैं कि वो आपके जो हैं वो बिल्कुल जो है किस तरह के होंगे, ये देखें, डिस्क शेप्ड होते हैं और विदाउट होल्स होते हैं। और ये क्या होता है कि ब्लड के अंदर क्या होता है कि वो इजीली जो है वो क्या होते हैं कि वो फ्लो कर सकते हैं, उसमें मूव कर सकते हैं। रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनमें क्या होता है कि आयरन रिच प्रोटीन होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब ये प्रोटीन का काम क्या है कि ये क्या करेगी कि ऑक्सीजन को लंग्स से जो है वो पूरी बॉडी के अंदर जो है वो उसको पहुँचा देती है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन जिसको हम HbA कहते हैं, उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, 2 अल्फ़ा चेन्स, जिनके अंदर में से हर एक यानी कि 2 है ना, तो हर एक में क्या है 141 अमीनो एसिड्स हैं। तो अगर मैं ये पूछूं कि दोनों अल्फ़ा चेन्स में कितने अमीनो एसिड्स होंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 282 जो है वो अमीनो एसिड दोनों में होंगे। इसके अलावा 2 बीटा चेन्स होती हैं, उनमें से भी हर एक में जो है वो कितने 146 अमीनो एसिड्स हैं। यानी कि अगर बीटा चेन्स का नंबर पूछूँ अगर इसमें, तो आप 146 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर मैं ये पूछूं कि आपसे कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है उसमें टोटल कितने अमीनो एसिड्स हैं, तो फिर आप इन दोनों को क्या करेंगे, जो 282 आया था आपको दोनों को प्लस करके, और जो है या इनको 146 को 2 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, क्योंकि टोटल निकाला है ना, 4 चेन्स है ना, तो चारों चेन्स का आपने जमा करके निकाल लेना उसको। अच्छा, इसके बाद सिकल सेल एनीमिया जो है ये क्या है, सीरियस डिसऑर्डर है और बॉडी का। इसके अंदर क्या होता है कि सिकल और क्रिसेंट शेप रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ये देख सकते हैं आप ज़रा, ये देखें ज़रा, ये सिकल हीमोग्लोबिन है। तो आप ये देखें कि सिकल लाइक होते हैं, और ये जो है ये इनका काम क्या है कि अब ये क्या करेंगे कि अब ये नॉर्मली जो है वो हीमोग्लोबिन जो है का काम यही है ना, ऑक्सीजन को कैरी करना। तो ये जिस तरह से हीमोग्लोबिन जो है नॉर्मल जो होता है वो कैरी करता है ऑक्सीजन को, ये कैरी नहीं कर सकते। अब ये जो है सिकल हीमोग्लोबिन जो है सेल्स, ये क्योंकि किस तरह के हैं, ये सिकल की तरह या क्रिसेंट शेप भी आपने देखा। और ये इनमें एक और बात भी होती है कि स्टिफ़ और स्टिकी होते हैं। अब क्योंकि स्टिफ़ और स्टिकी हैं तो ये क्या करेंगे कि जो ब्लॉक कर देते हैं जो ब्लड वेसल्स जो है ना, उसके अंदर जो है वो ब्लड जो है उसको क्या करेंगे, पास नहीं इजीली कर सकता, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। और जो वेसल्स आपकी जब जा रही है, जैसे लिम्स को जा रही हैं, ऑर्गन्स को जा रही हैं, जब वो ब्लॉक हो जाएंगी तो क्या होगा, ब्लड प्रॉपर नहीं मिलेगा। अब जो ब्लॉक्ड ब्लड फ्लो है उसकी वजह से क्या होता है, पेन होती है और ऑर्गन डैमेज, यानी जिस ऑर्गन को भी वो आपकी ब्लड वेसल जा रही थी, उसको ब्लड सप्लाई कर रही थी, वो क्या होगा, क्योंकि उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, तो वो क्या हो जाएगा, वो ऑर्गन डैमेज वहाँ होगा। अब सिकल सेल एनीमिया जो है ये किसकी वजह से होता है, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है, यानी कि बीटा ग्लोबिन जीन है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब उसमें पॉइंट म्यूटेशन हो जाती है और उसमें सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड, पॉइंट म्यूटेशन है, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड रिप्लेस होता है दूसरे के साथ, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो अमीनो एसिड सीक्वेंस जो है, बीटा जो चेन है हीमोग्लोबिन की, उसका अमीनो एसिड सीक्वेंस चेंज हो जाता है। यानी कि आप याद रखेंगे 4 थी ना आपकी, 2 अल्फ़ा चेन्स, 2 बीटा चेन्स। जो अल्फ़ा चेन्स है उनमें कोई चेंज नहीं है, सिर्फ बीटा चेन है उसमें सिर्फ क्या हुआ है कि एक जो न्यूक्लियोटाइड जो था उसका जो है वो रिप्लेस हो गया दूसरे के साथ। अब इसका इफ़ेक्ट क्या है कि जो सिकल सेल हीमोग्लोबिन है ये क्या है कि ये
एक ही डिफरेंस शो करता है HbA से, यानी कि नॉर्मल जो है उससे, कि इसमें क्या होता है ग्लूटामिक एसिड जो है वो क्या होता है कि पोजीशन नंबर 6 के ऊपर जो है वो वेलिन से जो है वो रिप्लेस हो जाता है बीटा चेन के अंदर, क्योंकि मैंने कहा ना अल्फ़ा चेन्स में कोई चेंज नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो नॉर्मल जो है ये आपने बस इतना सा याद रखना है, आपने नॉर्मल अमीनो एसिड सीक्वेंस है क्या, हमने आपकी आसानी के लिए जो उन्होंने आपको बाकी पीछे वाले नहीं दिए, आपको 4 से स्टार्ट किया ताकि आपको उसको ध्यान में रखना आसान हो। तो ये जो है 4 के ऊपर क्या होता है THR लिखा है ना, ये थ्रियोनिन है, ये प्रोलीन है, उसके बाद ये ग्लूटामिक एसिड है और नेक्स्ट पे भी ग्लूटामिक एसिड, यानी आपने प्रैक्टिकली 2-3 नाम याद रखने हैं। पोजीशन नंबर 6 में नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन जो है उसकी बीटा चेन जो है उसमें क्या होता है ग्लूटामिक एसिड, और अगर आप इधर आते हैं तो जो क्योंकि पॉइंट म्यूटेशन है तो एक जगह पे म्यूटेशन आएगी, तो इसमें क्या होगा कि जो आपका HbS है यानी कि सिकल सेल जो हीमोग्लोबिन है इसमें यहाँ पर इसी तरह से 4 के ऊपर थ्रियोनिन, इसी तरह से वही बात है प्रोलीन, लेकिन जहाँ ग्लूटामिक एसिड था यहाँ पर क्या आ जाएगा रिप्लेस किससे हो जाएगा वेलिन से। तो आप ये देखें चेंज क्या, ग्लूटामिक एसिड आगे वही है, मतलब बाकी सारा कुछ वही होगा। तो सिर्फ एक ग्लूटामिक एसिड के वेलिन के साथ जो है रिप्लेस होने से आप इफेक्ट देखें क्या आया कि सिकल्स जो आपके नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स थे जो कि डोनट शेप थे, अब उनकी शेप देखें सिकल लाइक हो गई है, क्रिसेंट शेप्ड हो गई है। तो इससे क्या होगा कि आपने वो देख ही लिया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो उसमें आ जाती हैं। तो इस तरह से जो है वो क्या होगा कि ये आपको इफ़ेक्ट करता है। तो आपने डिफरेंस देख लिया कि वेलिन जो है वो HbA क्या है नॉर्मल और HbS क्या है सिकल सेल। तो ग्लूटामिक एसिड किससे रिप्लेस हुआ है इसके अंदर वेलिन के साथ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।